भारतीय जनता पार्टी आज एक डूबती नैया बन गई है जिसपे कोई सवार होना नहीं चाह रहा है। तेजस्वी जी भी हुआ है, चिराग जी भी हुआ, दोनों मिलकर बिहार को नंबर 1 बनाने का काम करेंगे। उन्होंने एक मिसाल पेश करने का काम किया कि कहीं भी 17 महीने के अंदर 5 लाख नौकरी कोई दे देता है जी, वो भी सरकारी नौकरी। अपने आप को गृह मंत्री कहते हैं लेकिन जानते हैं तरी पार है। होश रहते ठंडा जाइए, और नहीं तो जनता का जब चाबुक चलेगा ना तो जानते हैं आपका आवाज तक नहीं निकलेगा ना, ऊपर वाले के छड़ी में बहुत ज्यादा मार होती है। आप समय रहते समझ जाइए अमित शाह जी, यहाँ की धरती समाजवादी धरती है और लालू यादव माननीय लालू यादव ने ही रथ को रोक करके इस भारत भूमि को सांप्रदायिक नहीं होने दिया। बीजेपी वाला क्या चाहता है आज देखिए, सब जगह हिंदू मुसलमान के नाम पर दंगा फसाद करना। हम जानते थे शहाबुद्दीन साहब हमारी पार्टी के नेता थे, उनकी पत्नी आ रही हैं और ये निर्दलीय जा रही हैं, तो अब हम भी नहीं रहेंगे उनके साथ। और जहाँ तक अमित शाह ने कहा भ्रष्टाचारियों का, तो 10 साल में आपने कितने भ्रष्टाचारियों को आपने सजा दी है। ईडी में जितने केसेस हुए उनके कितने लोगों को अभी तक सजा हुई है। करीब 650 केस हुए, उसमें 23 केस भी अभी तक 10 साल में डिस्पोजल नहीं हुआ। और भी आपके बेटे का 80-800 गुना प्रॉपर्टी बढ़ जाता है। आप भ्रष्टाचारी नहीं है। चारा चोर आपने कहा, चारा घोटाले की टोटल रकम 950 करोड़ रुपया बैठती है, जिसमें 1 रुपया का लांछन अभी तक लालू प्रसाद यादव पर कोर्ट के फैसलों में नहीं आया है। नमस्कार, आप देख रहे NBC 24 और मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। बिहार में सियासी गलियारों में जो हलचल है वो बहुत ही तेज होती जा रही है। इस बीच में हर पार्टी अपनी अपनी दावेदारी अलग अलग तरीकों से जनता के बीच रख रही है। कहीं महारैली हो रही है तो कहीं चिराग पासवान भी अपनी रैली कर रहे हैं। जन आशीर्वाद, जन विश्वास, साथ में अमित शाह भी आते हैं, इधर प्रधानमंत्री भी आते हैं बिहार और ढेर सारी सौगात भी देकर जाते हैं। इन लोगों को क्या पहले बिहार नहीं याद आता? जब चुनाव आता है तभी इन लोगों को बिहार याद आता है। इससे पहले युवाओं के चिंता इन लोगों को नहीं होती, इससे पहले इन लोगों को बेरोजगारी नहीं दिखती। हर तरफ बेरोजगारी का नारा लगाते चल रहे हैं। तो अभी शहाबुद्दीन की पत्नी इधर जो है ये भी दल बदल रही है। दल बदल की राजनीति हर तरफ शुरुआत है। इन्होंने भी आरजेडी को छोड़कर निर्दलीय से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। तो इन सब तमाम सवालों के साथ आज मैं पटना में जनता के बीच हूँ और साथ में ये भी आपको दिखाऊंगी कि कैसे कैसे लोग अपने अपने बात रख रहे हैं। तो चलिए जानते हैं। सब नेताओं की अपनी अपनी महत्वाकांक्षा होती है जी। और अपने आप को एक उनको प्लेटफॉर्म चाहिए रहा होता है जी। कि एक अपने को कैसे राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पे हम अपने आप को प्रोजेक्ट हो। तो भारतीय जनता पार्टी आज एक डूबती नैया बन गई है जिसपे कोई सवार होना नहीं चाह रहा है। तो इंडिया गठबंधन की तरफ देख रहे हैं वो। अगर एनडीए गठबंधन में तो एकमात्र नेता है, इंडिया गठबंधन में नेताओं का एक बड़ा समूह है। उस समूह के अभी नहीं तो अगले 2-4 सालों 5 सालों में जब कुछ लोग राजनीतिक रूप से रिटायर होंगे तो कहीं ना कहीं युवाओं का ही, तेजस्वी जी, चिराग पासवान और भी बहुत सारे जो युवा देश के हैं उनका ही भविष्य है। चिराग और तेजस्वी की जोड़ी कैसे रहेगी सरकार में? अभी तक तो इसका हम लोग आकलन नहीं किया, लेकिन युवाओं की तो सोच है। ये दोनों एक अच्छी सोच के मालिक हैं। दोनों चाहते हैं बिहार का विकास हो, तो दोनों साथ आ जाएं तो हमें खुशी होगी। आपका क्या कहना है इस पे? चिराग जी पे हम लोग का विश्वास है कि महागठबंधन के साथ आएंगे तो बिहार का जो उनका फर्स्ट बिहार बनाना, बिहार को नंबर 1 बनाना है। और नेता तेजस्वी जी भी सोचते हैं कि भविष्य उज्जवल होगा। हाँ, बिहार का अच्छा भविष्य होगा। तेजस्वी जी भी हुआ है, चिराग जी भी हुआ, दोनों मिलकर बिहार को नंबर 1 बनाने का काम करेंगे। अभी तेजस्वी यादव बोले थे कि रोजगार हमें मेरी ही सरकार दी है जब मैं आया 17 महीने में। तो इस पे पलटवार तो सारा पार्टी एक दूसरे का रैली का किया है, इस पे क्या कहिए? देखिए 2020 का जब चुनाव हुआ था तो हमारी पार्टी ने एक मैनिफेस्टो बनाने का काम किया था। उस मैनिफेस्टो में साफ कहना था कि पहली कैबिनेट की पहली कलम से हम 10 लाख नौकरी युवाओं को देने का काम करेंगे। और मैनिफेस्टो के अनुसार चल कर दिखा देना, ये पूरे समूचे भारत में एक अनुपम नायाब उदाहरण है। उन्होंने एक मिसाल पेश करने का काम किया कि कहीं भी 17 महीने के अंदर 5 लाख नौकरी कोई दे देता है जी, वो भी सरकारी नौकरी। कितनाओं का शोषित, पीड़ित, अकलियत और वंचितों ने ठाना है इस बार समाजवादियों का सरकार बनाना है। समझ लीजिए, अमित शाह आए और कह के गए कि यहाँ पे तो जितने भी है ये भ्रष्टाचारी है, ये जो पार्टियाँ है यहाँ पे बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार अमित शाह अपने आप को गृह मंत्री कहते हैं लेकिन जानते हैं तरी पार है। तरी पार का मतलब होता है जो आदमी अपने स्टेट में रहने के काबिल नहीं, उनको वहाँ की स्टेट हाई कोर्ट ने जवाब दिया है कि ये व्यक्ति स्टेट में रहने के काबिल नहीं है। अरे आज आपका सत्ता है तो सत्ता का हनक दिखा रहे हैं।
आप होश रहते ठंडा जाइए, और नहीं तो जनता का जब चाबुक चलेगा ना तो जानते हैं आपका आवाज़ तक नहीं निकलेगा ना, ऊपर वाले के छड़ी में बहुत ज़्यादा मार होती है। इसलिए आप समय रहते समझ जाइए अमित शाह जी, यहाँ की धरती समाजवादी धरती है, और लालू यादव, माननीय लालू यादव ने ही रथ को रोक करके इस भारत भूमि को सांप्रदायिक नहीं होने दिया, इस बिहार को सांप्रदायिक नहीं होने दिया। ना तो उसके पहले क्या होता था, बीजेपी वाला क्या चाहता, आज देखिए सब जगह हिंदू मुसलमान के नाम पर दंगा फसाद करना। वो तो कह रहे हैं कि तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं आरजेडी वाले। देखिए संविधान सम्मत चलना, संविधान में क्या लिखा हुआ है सब, कि हम भारत को सोशलिस्ट सेकुलर रिपब्लिक डेमोक्रेटिक नेशन बनाएंगे। सेकुलर शब्द इस देश की आत्मा है, आप उसे छेड़छाड़ कर रहे हैं, आप संविधान से ऊपर हैं। संविधान से ऊपर कोई नहीं है, उस प्रस्तावना से, प्रीफेस से ऊपर कोई व्यक्ति नहीं जा सकता है। आप आज सत्ता का इस्तेमाल करके आप गृह मंत्री बने हुए हैं महोदय, लेकिन जनता का आवाज आपको सुनना होगा, जन मुद्दों पे आना होगा, सरकारी नौकरी देना होगा, और नहीं दीजिएगा तो जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती। शहाबुद्दीन की पत्नी जो है हिना शहाब, उन्होंने कहा कि मैं अब निर्दलीय से लड़ूंगी। क्या आरजेडी को ये बड़ा झटका नहीं है? आरजेडी को कोई झटका नहीं, आरजेडी ने कई बार उनको टिकट दिया, वो बार बार आरजेडी की टिकट पर चुनाव हार चुकी है, और अभी तक आरजेडी की सदस्यता भी उन्होंने नहीं ली है। तो उनकी मर्जी है, वो जहाँ जाए, उनको हम रोकने वाले थोड़े हैं, कोई बांध के किसी को कोई रख। आरजेडी को फर्क नहीं पड़ता, जहाँ के शहाबुद्दीन बहुत ज़्यादा अपना योगदान दिए हैं। आरजेडी में उन्होंने कोई योगदान नहीं दिया है, जितना दिया उसका कई गुना ज़्यादा उनके लोगों को मिल गया, और उनके वजह से जो हमारी पार्टी की बदनामी हुई है उसका दाग धुल जाएगा अगर वो लोग चले जाए। तो हम लोग कई बार हमेशा से उनके विरोधी रहे हैं। उनका तो कहना है कि ये आरजेडी वाले मेरे सपोर्ट में ही है, अगर मैं निर्दलीय से भी जाती हूँ तो। आरजेडी इतना बड़ा समुंदर है, उसके 10-20 लोग अगर उनके सपोर्ट में हो जाए तो क्या दिक्कत है हमारे। हम भी दरभंगा में वो गए, हमने सबसे ज़्यादा भीड़ लेके उनका स्वागत किया था। हम जानते थे शहाबुद्दीन साहब हमारी पार्टी के नेता थे, उनकी पत्नी आ रही हैं और ये निर्दलीय जा रही हैं, तो अब हम भी नहीं रहेंगे उनके साथ। और जहाँ तक अमित शाह ने कहा भ्रष्टाचारियों का, तो 10 साल में आपने कितने भ्रष्टाचारियों को आपने सजा दी है। ईडी में जितने केसेस हुए उनके कितने लोगों को अभी तक सजा हुई है, करीब 650 केस हुए, उसमें 23 केस भी अभी तक 10 साल में डिस्पोजल नहीं हुआ। और भी आपके बेटे का 80-800 गुना प्रॉपर्टी बढ़ जाता है। आप भ्रष्टाचारी नहीं है। अदानी की प्रॉपर्टी 3000 करोड़ से 12 लाख करोड़ की पहुंच जाती है, क्या उसमें भ्रष्टाचार नहीं हुआ? हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आपने पढ़ी नहीं है क्या? देश पे जो बोल रहे हैं कि घोटाले पे घोटाले हो रहा है, चारा चोर कह रहे हैं, चारा चोर जो उनका था रैली। चारा चोर आपने कहा, चारा घोटाले की टोटल रकम 950 करोड़ रुपया बैठती है, जिसमें 1 रुपया का लांछन अभी तक लालू प्रसाद यादव पर कोर्ट के फैसलों में नहीं आया है कि 1 रुपया उसमें से लालू प्रसाद जी ने खाया। उनके ऑफिसरों ने खाया, और ऑफिसरों की पोस्टिंग माननीय मुख्यमंत्री के हाथ में हो, तो कहीं ना कहीं आप भी दोषी हैं। कोर्ट अच्छा, आपको अभी इस चुनाव में क्या लग रहा है कि नीतीश कुमार फिर से क्या पलटी मारेंगे, आरजेडी में जाएंगे? अगर पलटी मारेंगे भी तो हमारे नेता लोगों को मैं कहूँगा इनको मत लीजिए कि तुरंत आखिरी वक्त में ये धोखा देते हैं। अभी बिना वजह के वो भाग गए, इंडिया गठबंधन से बोला कांग्रेस को बोलो सीटों का तालमेल करे। सीटों का तालमेल कांग्रेस, अभी चुनाव की घोषणा नहीं हुई, सीटों की तालमेल का बहाना था उनका। उनको अपने दोस्त कारू सिंह, गप्पू सिंह, राधाचरण शेठ, जिनको ईडीआई का शिकंजा कसा था, वो कहीं ना कहीं उनके करीबी थे, जिसमें उनके दीपक प्रसाद, प्रत्यय अमृत, के सिद्धार्थ, रविजय लक्ष्मी जैसी कई सीनियर आईएएस का नाम उन डायरियों में आया था। उनको बचाने के लिए, वो अपने आप को बचाने के लिए वो गए हैं। वो कोई ऐसी बात नहीं कि वो स्वेच्छा मन से गए, दबाव में गए। वहीं हेमंत सोरेन भी सेम टाइप का हुआ। हेमंत सोरेन ने रिजाइन देना पसंद किया, लेकिन उनके बीजेपी के साथ जाना पसंद नहीं किया। वही केजरीवाल जी के साथ चल रहा है, कहीं ना कहीं वही स्टालिन के साथ चल रहा है, कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के भतीजे के नाम पर ममता बनर्जी के साथ चल रहा है देश में। तो ईडी, सीबीआई और जुडिशरी सर्विस जितनी है वो सब भाजपा कहीं ना कहीं भ्रष्टाचारियों को बचाने के काम कर रही है, और जो लोग निर्दोष हैं उन पर आरोप लगाने के लिए ये सब कर रही है। जो बड़े बड़े उद्योगपति, मतलब अभी की जो चुनाव होगी इसमें तेजस्वी की पार्टी ज़्यादा हावी है लोगों पे। आपने बेतिया की रैली अगर कवर किया होगा मोदी जी को, तो आपने देखा होगा 10 से 15 हज़ार लोग थे। उसमें 3-4 हज़ार लोग प्रशासन, मीडिया के लोग ही थे, और आधे से ज़्यादा लोग उसमें तेजस्वी समर्थक थे। आपने उन लोगों की बाइट, तो उनकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ आपको समझ में आया। जहां हमारे साथ लाखों की भीड़ होती है, प्रधानमंत्री जी के आने की पूर्व सूचना पर 8 जिले के लोगों को प्रशासन द्वारा बुलाया गया, तो 15,000 की भीड़ जुटी, और जिसमें आधे लोग उनके विरोधी थे, मतलब हमारे समर्थक। पालीगंज में 70% हमारे लोग थे। पालीगंज की सभा को आपने अगर कवर किया होगा तो अमित शाह की रैली में आए हुए
भाजपा के 25-30% ही लोग थे, बाकी सब लोग तो हमारे ही लोग थे, इंडिया गठबंधन के लोग थे वहाँ। तो इनकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ बहुत गिरता जा रहा है। इनको अगर 2-4 सीट भी बिहार में आ जाए तो बहुत है, और वो 40 पार का दावा कर रहे हैं, करने दीजिए उनको। अभी जो लोकसभा चुनाव को लेकर इतनी सारी अटकलें दिखाई जा रही है कि चिराग पासवान हाजीपुर पे अपने दावेदारी दिखा रहे हैं, स्वाभाविक तौर है कि उनके पिता वहीं से लड़ाई करते थे चुनाव में और वो हर बार जीत हासिल किया है उन्होंने। इधर इनके चाचा जो हैं पशुपति पारस, ये भी उस पर बोल रहे हैं कि ये मेरा संसदीय क्षेत्र होना चाहिए। देखिए, राजनीति को जब से चिराग पासवान भाग दौड़ अपने पापा पिताजी का संभाला है, उन्होंने अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारा है। ठीक है, जिस आंगन से उनके पिताजी का पुतला उखाड़ के फेंक दिया जाता है, उसी आंगन में कहते हैं कि हम मोदी जी के हनुमान बने हुए हैं। ये कौन सा उचित बात है? कौन सी मानसिकता है उनकी? ठीक है, वही मानसिकता है कि वो चुनाव क्षेत्र में लड़ने जाते हैं तो उनको जमालपुर से, जमुई से है ना, हाँ जमुई से वो सांसद हैं, अपने क्षेत्र में वो कितना काम किए हैं। एक संसद को प्रति साल 5 करोड़ रुपया खर्चा करने का उनको फंड मिलता है, वो अपने क्षेत्र में कितना खर्च कर पाए हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। ये वहाँ की जनता जानना चाहती है, वहाँ की जनता इनको खोज रही है, इनसे बात करने के लिए परेशान है वहाँ की जनता। किस मुद्दे पे ये वहाँ चुनाव लड़ने के लिए जाएंगे, ये इनको डर है कहीं ना कहीं, इसलिए हाजीपुर हाजीपुर से सीट इनको मिलेगा या नहीं, ये तो पार्टी तय करेगी ना। और हम तो आपको क्या उम्मीद है कि हम जनता जनार्दन है, हम चाहेंगे कि कह रहे हैं कि 5 सीट मेरे तरफ होना चाहिए, जो मेरा क्षेत्र है उसमें 5 सीट होना चाहिए, 1 उनके चचा को मिलना चाहिए। ये तय उनकी पार्टी करेगी, लेकिन हमारा मानना है कि तेजस्वी यादव के साथ अगर वो आते हैं, ठीक है, तेजस्वी यादव ने वादा किया है उनसे कि हम 8 सीट देंगे, तो 5 सीट में और 8 सीट में अगर 5 सीट उनको मिल जाती है, क्या 5 सीट वो जीत जाएंगे? क्या 5 सीट नहीं जीत पाएंगे। अगर वो 8 सीट में आएंगे तो 8 सीट में 5 सीट वो निकाल सकते हैं। ठीक है, उनको ये नज़रिए से देखना होगा। और कहने का बात है कि जिस तरह का राजनीति हमारे बिहार का हो गया है, इससे हम लोग को निकलना है मैडम। ठीक है ना, जातिवाद से चारों तरफ से घेर लिया हम लोग को। जातिवाद अगर अकेले लड़ाई करे 40 सीट पर तो क्या लगता है वो जीत हासिल कर पाएंगे? नहीं, कभी नहीं। देखिए, जिस तरह से लोजपा का उनके आदरणीय रामविलास पासवान जी जब उनके पिताजी थे, जब लोजपा का नेता थे, जब लोजपा का भागदौड़ संभाले थे, तब इसको कहीं ना कहीं एक समय में किंग मेकर का नाम मिला था रामविलास पासवान जी को। ठीक है, उनके बेटा ने डुबाने का काम किया। ठीक है, वो अगर रामविलास जी रहते, अगर वो 40 सीट पर रहते तो 40 में 40 सीट उनको झोली में जा सकता था। लेकिन चिराग पासवान का कोई वजूद नहीं है, कोई इतिहास नहीं है। ठीक है, वो अगर लड़ाई कर रहे हैं तो उसका कोई स्थिति नहीं है। कहना सबसे बड़ा सवाल यहाँ बेरोजगारी का है मैडम। ठीक है, शिक्षा पर बात करना चाहिए। ठीक है, ये जो अभी सुनने को आ रहे हैं, जो आते हैं डेली रात में, डेली शाम में मीडिया वाले यहाँ पे आते हैं, जो मीडिया वाले जिस का बात करते हैं कि अमित शाह ने लालू यादव पर क्या टिप्पणी किया, मोदी जी ने लालू यादव पे क्या टिप्पणी किया, तेजस्वी यादव ने लालू यादव, तो ये टिप्पणी सुनने के लिए, टिप्पणी का जवाब देने के लिए हम लोग नहीं ना है मैडम। हम मोदी जी अपनी मन की बात करते हैं, हमारी मन की बात कौन सुनेगा? हम अपनी मन की बात किसको सुनाएं? उनके ना संसद आते हैं हमारे पास, ना उनके विधायक कोई आते हैं हमारे पास, हम अपनी मन की बात किसको सुनाने जाएंगे? ठीक है, तो अगर आरजेडी की सरकार आती है तो क्या संसद आएगी आपसे पूछने? एकदम बिल्कुल आएगी, बिल्कुल आएगी। जिस तरीके की जागरूकता अभी हुई है, ठीक है, और जागरूकता किया है एक फिल्म में इतना बड़ा काम कर दिया ना मैडम। कौन सी फिल्म है? जवान फिल्म में। जवान फिल्म का जो 5 मिनट का जो सीन है, जिसने बताया है, लोगों के दिमाग में बैठाया है कि कोई भी संसद अगर कोई MP का चुनाव लड़ने के लिए आपके दरवाजा पे आता है तो आप उससे पहले सवाल करें कि आपको हम संसद बनाने का काम करेंगे, मेरे बच्चे का एजुकेशन पे क्या सवाल करेंगे, क्या बात करेंगे, हम अगर बीमार पड़ जाएंगे मेरे स्वास्थ्य के लिए क्या बात करेंगे, अगर हम 5 साल के लिए हम तुम्हारे गद्दी पे बैठाएंगे तो मेरे देश के विकास के लिए क्या काम करोगे। ये बहुत बड़ा सवाल है, ये दिमाग में बैठा दिया गया है और ये लोग जान चुके हैं, ये बैठ चुके हैं, इसका सवाल करने को लोग परेशान हैं और बेताब हैं। ये सवाल करेंगे अपने संसद से। इस बीच शहाबुद्दीन की जो पत्नी है हिना शहाब, उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, तो आरजेडी को इससे फर्क पड़ेगा? देखिए, अभी जहाँ तक है, हम देखिए आपके चैनल के माध्यम से कहते हैं कि हम आरजेडी सपोर्टर हैं, लालूवादी हैं, बचपन से लालूवादी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये आरजेडी जो है कहीं ना कहीं गलती कर रहा है कि जिस समय में एक जानते हुए कोई विधायक को टच नहीं करता था, कोई मस नहीं करता था, कहीं एक नाम लालू यादव के साथ जुड़ा हुआ था, वो शहाबुद्दीन का था। ठीक है, आज शहाबुद्दीन का बैनर कबाड़ के उसके आरजेडी कार्यालय से फेंक दिया जाता है। तो ये रैली जो हुआ था सिवान में, जो रैली किए थे, इससे प्रभाव उनको देखने को मिला है। तेजस्वी यादव को प्रभाव वहाँ मिला है, वहाँ के रैली में। अगर वही हिना साहब रहती हैं और उनके बेटा उसामा रहते हैं अगर, तो ये ऐसा जनसैलाब होता कि पूरे वर्ल्ड में, पूरे मतलब हिंदुस्तान में वो दर्ज होता, ऐसा ही हिसाब। तो देखिए, कहीं ना कहीं मुसलमान का प्रभाव और जातिवाद का जो प्रभाव यहाँ पर जाति गणना से हुआ है, कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ेगा। अभी आप भी देख रहे हैं कि सियासी की गलियों में किस तरीके से मतलब एक बदलाव देखा जा रहा है। युवा सबसे ज़्यादा तेजस्वी यादव को पसंद कर रहे हैं, तो एनडीए की सरकार आनी चाहिए। एनडीए बीजेपी? हाँ, बिहार बीजेपी।
तो यहाँ रैली कोई फर्क नहीं पड़ता महारैली से? नहीं नहीं। लेकिन यहाँ पे जितना बोला गया कि जितनी भी भीड़ इकट्ठा करनी थी वो लोग किए। हाँ वो तो किए ही, लेकिन देखिए बीजेपी में हम लोग कितना भी करेंगे बीजेपी में देंगे ही, लेकिन बीजेपी बहुत ज़्यादा गलत भी किया है अपने जगह पर। अग्निवीर लागू करके क्या क्या गलत कर दिया? अग्निवीर लागू किया, सबसे बड़ा तो गलती वो किया है कि हम जैसे बेरोजगारों को मार दिया, नहीं तो आज हम लोग भी सर्विस करते रहते। बस यही एक गलती किया, तो एनडीए मस्त है। तो क्या इसमें यहाँ पे सीएम के तौर पे किसका चेहरा देखना चाहेंगे? चिराग पसंद। चिराग? सम्राट चौधरी नहीं? ना, चिराग पसंद। अभी लोकसभा और विधानसभा दोनों की चुनाव है, कुछ दिन बाद लोकसभा का होगा, फिर विधानसभा अगले साल होगा। बिहार में किसकी सरकार बनने की ज़्यादा उम्मीद है? अभी तो सच कहे तो उम्मीद क्या कर सकते हैं, बीजेपी आ सकती है, पर बीजेपी से संतुष्ट देश नहीं है। संतुष्टि नहीं है उससे? नहीं, उसको और काम करने की ज़रूरत है। बहुत काम करने की ज़रूरत है। अभी आप देख रहे हैं जितना 75 सालों में कांग्रेस से लोग परेशान नहीं हो, उतना 10 सालों में बीजेपी से हो गए। तो फिर जो भी है अभी लोगों को समझने की ज़रूरत है। बहुत सारी चीज़ें अभी भी लोग अंधभक्ति में जी रहे हैं। बहुत सारे लोग ज़मीनी स्तर पर है, जो काम करते हैं, किसान हैं, उनको अभी कुछ चीज़ें मालूम नहीं है, जो अर्थव्यवस्था की चीज़ें में जो देश को गुमराह किया जा रहा है, ऐसी चीज़ें। और रही बहुत सारी मुद्दा उठ रहा है घोटाला को लेकर, तो सरकार बदलेगी तो सब चीज़ स्पष्टीकरण हो जाएगा। चिराग को हाजीपुर सीट मिलेगा या नहीं, इस पे क्या कहेंगे? ये तो अब एनडीए सरकार जानेगी कि चिराग पासवान को हाजीपुर नहीं, होता है ना कि जनता का भी स्वभाव होता है कि हाजीपुर उनको मिलना चाहिए। उनका पैतृक वहाँ से सीट रहा है, उनके पिता भी लड़े हैं, तो अक्सर एनडीए सरकार को देना चाहिए, उनको देखना चाहिए। तो आपने देखा कि बिहार की जनता किस तरीके से लोकसभा और विधानसभा के चुनाव को लेकर अपने अपने मत रखी है। साथ में ये भी बताया कि जिस तरीके से चिराग पासवान ने बीते दिनों जो रैली किया था उसमें उन्होंने अपनी खुलकर दिल की बात रखी थी। इसी बीच और भी बहुत सारी सवालों के साथ ये लोकसभा और विधानसभा का चुनाव और भी दिलचस्प होते जा रहा है। देखना बड़ा ही ये दिलचस्प होगा कि इस लोकसभा चुनाव में किसकी सरकार आती है, क्योंकि एक तरफ महागठबंधन आपकी रैली कर रही है, एक तरफ गठबंधन की सरकार भी रैली कर रही है। हर कोई अपने जो युवा है उसको इकट्ठा करने में शामिल है। हर नेता अपनी एक अलग से ही जिसको बोल सकते हैं कि मौजूदगी युवाओं के बीच में बनाए जा रहे हैं। तो ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि किसकी सरकार बिहार में बननी चाहिए और क्यों बननी चाहिए। और भी ऐसी तमाम खबरों के साथ हमारे साथ जुड़े रहे और देखते रहे NBC 24। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।